नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आज की कहानी के अंत तक बने रहते तब बहुत ही जबरदस्त कहानी है कि एक राजा जब एक गरीब लड़की से शादी कर लेता है, फिर उस गरीब लड़की के साथ ऐसा क्या काम करता है कि जिसको जान करके वाकई अपना सर पीटने लगोगे, आपकी चीखें निकल जाएगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए, देरी किस बात की है, कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक राजा जो अपने नगर में राज्य करते थे, और जो है उस राजा की जो एक रानी थी, लेकिन उस राजा के पास सब कुछ होते हुए उस राजा की कोई औलाद नहीं थी। तो उनके मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब, अगर आप जो है दूसरी शादी कर लेते तो शायद उसकी वजह से औलाद हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि चलो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर कोई अच्छी खासी लड़की अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम सब बता देना। तो लोग लड़की के तलाश में थी कि हाँ चलो ठीक है, कोई मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन राजा एक बार जो है शिकार खेलने गए थे तो उसमें बहुत जोर से प्यास लगी थी, और जब प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे आकर के वहां पर पानी पी करके अपना प्यास बुझा करके एक पेड़ के किनारे आराम कर रहे थे। लेकिन तभी जो है कुछ किसी के बातचीत करने की आवाज सुनाई देती है। तो राजा साहब का जब ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है तो देखते हैं कि तालाब के किनारे कुछ दूरी पर तीन सहेलियां जो है एक पेड़ के नीचे बैठ करके आपस में बातचीत कर रही थी। काफी ढेर सारे बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत करते करते जो है तीनों सहेलियां आपस में पूछ पड़ती हैं कि यार तू किस तरीके से लड़के से शादी करनी चाहती है। तो एक सहेली ने कहा कि देखो, जो मेरे को राजा साहब का एक जो है मंत्री है ना, बड़ा मंत्री है, अगर उस मंत्री से अगर मेरे को शादी करने का मौका मिल जाए ना तो बस मैं वैसे ही बिना पूछे मैं शादी कर लूंगी, बिना रोक टोक का। फिर दूसरी ने कहा, अरे मेरे को तो छोटा वाला जो मंत्री है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अगर मेरे से शादी करने का मौका मिल जाए तो चाहे जैसे भी हो मैं तुरंत शादी कर लूँ। अब छोटी वाली क्यों कम रहे, जो एक सहेली बची, उसने कहा यार मेरे को तो अगर मौका मिल जाए ना कभी तो हम जो राजा साहब है उनसे ही क्यों ना विवाह कर लें। और ये राजा साहब इस बात को सुन लेते हैं। फिर जो वो अपने राज दरबार में जाते हैं और मंत्रियों से कहवा करके उन तीनों लड़कियों को राज दरबार में पेश करवाते हैं और कहते हैं कि देखो, जो सब भी तुम सब बातें जो है कल तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ करके कर रहे थे, सच्चे सच्चे सारे के सारे बातें बताओ इसी दरबार में, वरना तुम लोगों की फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब बेचारी जान रहे तब तो कुछ होगा। तीनों बेचारी डरते डरते जो कुछ भी बातें थी बता देती हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि जो तुम सब सोचते हो आज जो ऐसा ही होगा। तुम जिन मंत्रियों से शादी करना चाहते हो उस मंत्री से शादी कर इसी जो है राज दरबार में रहोगे, और जो एक सहेली जो तुम्हारी है वह जो है मुझसे विवाह करने के लिए कही थी तो उसका विवाह मुझसे होगा। और इस तरीके से तीनों सहेलियों की शादी उस राज दरबार में बाकी दोनों मंत्रियों से और उधर जो एक राजा साहब से। लेकिन जब ये शादी हो जाती है तो जिस सहेली की शादी जो उस राजा साहब से अर्थात रानी जो बन गई थी, बाकी जो दोनों सहेलियां थी अब उन दोनों को बड़ा जलन होता था कि यार वो रानी बन गई, ये हो गया वो हो गया, बड़ा ही जलन हो गया। तो सामने तो दिखावा में बहुत ही प्यार लुटाते थे सब, लेकिन जैसे ही आंख के सामने से हटते थे बस उस बेचारी रानी के खिलाफ में जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाना शुरू कर देते ताकि किसी तरीके से राजा उस पर दुखी हो जाए। और कुछ समय बाद जो है वह गर्भवती हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह गर्भवती होती है रानी, तो इन दोनों सहेलियों को तो बड़ा ही गुस्सा आता है। लेकिन राजा साहब बड़ा ही खुश होते हैं, अपने राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं कि चल अब मेरे कोई औलाद होगी, मेरा कोई वंश आएगा, बड़े खुश होते। लेकिन इधर इन दोनों सहेलियों को तो बड़ा जलन हुआ कि अब तो राजा साहब के नज़र में उसकी बड़ी इज्जत हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जब जो है जैसे जैसे उसका दिन नजदीक आता गया, ये जो दोनों सहेलियां थी ना उसका खूब रेख देख करती थी ताकि किसी दूसरे को इतना रेख देख करती थी कि किसी दूसरे को हाथ तक नहीं बटाने देती थी। राजा साहब को भी और उस रानी को भी बड़ा ही भरोसा था कि चलो ये दोनों मेरी सहेलियां आज इस समय इतना मेरा साथ दे रहे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है नहीं पता था।
और एक समय आखिरकार आ ही गया कि जब जो है उस रानी का डिलीवरी होती है। और जब डिलीवरी होती है तो एक खूबसूरत बच्चे का जन्म होता है। शाम का समय था, पूरा जो है राज्य में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उन दोनों सहेलियों ने इतना गजब का चाल चला कि उस बच्चे को एक बास्केट में कर करके ले जा करके नदी में बहा देती है। फिर जो वहां पर एक कुत्ते का बच्चा रख देती है और कुछ ही समय में शोर शराबा कर देते ही करे, रानी ने तो कुत्ते का बच्चे का जन्म दिया, रानी ने तो कुत्ते का बच्चे का जन्म दिया। राजा साहब यह चीजें देख करके बड़ा ही हैरान होते हैं, करी एक जो है इंसान कैसे कुत्ते का बच्चे का जन्म दे सकता है। उसने कहा कि चलो आज के बाद तुमको मेरे इस राज दरबार में रहने का कोई जगह नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो मंत्री सब थे कहते कि महाराज आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप भला रानी के ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं। अरे उन्हें क्या पता है कि अंदर क्या चीजें पल रहा है, क्या चीजें नहीं पला। आप अगली बार प्रयास करिएगा, शायद आपके अगर नसीब में कोई बच्चा होगा तो अवश्य मिलेगा। और राजा साहब अगली बार भी प्रयास करते हैं और दूसरी बार भी ठीक ऐसा ही उन दोनों सहेलियों ने काम किया और इस बार बिल्ली का बच्चा रख दिया। बिल्ली का बच्चा रख करके और उसे जो है एक सुंदर सा जो पुत्र पैदा हुआ था उसे भी नहर में बहा देता। लेकिन जब नहर में बहा दिया जाता है तो उधर जो बहते 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 जाता है तो एक खेत का माली रहता है जिसके पास काफी ढेर सारे खेत जमीन जायदाद रहते हैं, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं रहता और वह जो दोनों के दोनों बच्चों को एक एक करके पा जाता है और वो अपने घर पर ले जाकर के अपने पत्नी को देता है। कहता है कि देखो जी हमारी तो कोई औलाद नहीं है और देख भगवान ने हमारी विनती सुन ली और आज हम लोगों के पास देखो दो दो औलादे आ गई। पता नहीं कौन इतना जो निर्दयी है कि जो अपने औलादों को इस तरीके से बहा देता है। मेरे को समझ नहीं आता कि है क्या, लेकिन दोनों के दोनों ऐसा लगता है कि किसी राजकुमार जैसे लग रहे हैं और ये तो किसी राजकुमार से कम नहीं है। फिर जो कुछ समय बाद जो है राजा तीसरी बार कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर इस बार कुछ ऐसा वैसा हुआ तो तुम्हें जो इस राज्य से बाहर जो है निकाल दिया जाएगा। और तीसरी बार जब जो है वह रानी गर्भवती होती हैं तो तीसरी बार एक खूबसूरत लड़की को जन्म देती हैं और तीसरी बार भी उन दोनों सहेलियों ने यही काम किया कि उस लड़की को ले जा करके नदी में बहा दिया। उधर जो फिर से कुत्ते का बच्चा रख देती है। राजा साहब बड़े ही गुस्सा होते हैं और गुस्से में उस रानी के दोनों हाथों और पैरों में जो हथकड़ियां डलवा करके जेलखाने में बंद करवा देते हैं। अरे मैंने तुमसे कितना समझदार करके जानबूझ करके हमने तुमसे शादी किया, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या, कभी कुत्ते का बच्चा तो कभी जो बिल्ली का बच्चा, कैसे हो सकता है? हाँ तुम इंसान हो या कोई जानवर हो? और इस तरीके से जो है बेचारी वो करे तो करे क्या, उनके तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है कुछ भी। और इस तरीके से उसे जो जेल में राजा साहब डलवा देते हैं। इन दोनों सहेलियों को तो खूब मजा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर जो छोटी सी जो बच्ची थी उसको भी नदी में जब बहवा गया तो वही माली पाया। अब उस माली के घर में 2 लड़के और 1 लड़की। वह माली बहुत ही रेख देख करता था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन वह बच्चे जैसे जैसे बड़े होते थे बिल्कुल एक राजकुमार जैसे प्रतीत होते थे। और वह जो बच्ची पैदा हुई थी वह जब बड़ी होती तो बिल्कुल एक राजकुमारी जैसे। क्या गजब की खूबसूरती थी, कोई भी देखता तो वास्तव में देखते ही दंग रह जाता था। उसके पास एक खूबसूरत जो है बगीचा था, उस बगीचे में ढेर सारे आम के फल भी लगे हुए थे। सब चीज़ अच्छा लगता। अक्सर जो वे दोनों भाई और बहन जो है तीनों लोग अक्सर उस बगीचे में जाकर के खेला करते थे, समय व्यतीत किया करते थे। और कभी कभी वे दोनों भाई जो है जंगल की तरफ भी जाया करते थे शिकार करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए जाया करते थे। और एक दिन जो वे दोनों सहेलियां जो मंत्री की पत्नी थी, वे दोनों सहेलियां जो है कहीं पर जो है घूमने जा रही थी, तब तक ये दोनों भाई उधर से जो है शिकार खेल करके आ रहे थे। इन दोनों बहनों का, दोनों सहेलियों का जो नज़र जो है उन दोनों लड़कों पर पड़ती, तुरंत इनको जो है पता चल जाता है, अरे ये तो वही बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि जिन बच्चों को हम लोगों ने नदी में बहवाया था, क्योंकि इनके शरीर पर जो हम लोगों ने दाग देखा था ठीक वैसे ही दाग है। और देखो ये बच्चे आखिर इसी नगर में हैं तो एक ना एक दिन तो लग रहा है हम लोगों का पोल खुल ही जाएगा। किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को तो खत्म करना ही पड़ेगा। और जो तब से जो है अक्सर वे दोनों सहेलियां, अब जो मंत्री की पत्नी थी उन लड़कों का
और उन लड़कियों का पीछा करने लगे कि ये तीनों लोग अभी जो इस माली के घर में और इसी नगर में और किसी न किसी दिन इन लोगों का जो पोल खुल जाएगा। तो उसने एक जो है प्लान बनाया और प्लान बना करके जो है एक दाई को पकड़ती है और एक दाई के माध्यम से जो है उसकी बहन को जो है फुसलाती है। उसकी बहन जो है उस समय वह बगीचे में खूब मस्त जो हवाएं खा रही थी और वह दाई उस लड़की के पास में जाती है और कहती है कि देखो बेटी, ये तुम्हारी बाग कितनी अच्छी है ना। उसने कहा हाँ, इस बाग में देखो कितने सारे फल भी लगे हुए, सब कुछ है। तो उस लड़की ने से उस दाई ने कहा कि देखो इसमें सब कुछ है ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी है, अगर वह चीज आ जाए तो तुम्हारी बाग में और जो हरियाली आ जाएगी, लोग देखने के लिए तरस जाएंगे। उसने कहा ऐसी कौन सी चीज है। तो उस दाई ने कहा कि दूर जो एक काली पहाड़ी है और उस काली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर जो एक सोने की चिड़िया है और वह चिड़िया अगर इस बाग में आ जाए तो वाकई गजब का चीज हो जाएगा। तो उसने कहा वाकई। उसने कहा हाँ, इस बाग में और भी अधिक हरियाली भरियाली भर जाएगी और यहाँ पर लोग देखने के लिए लाइन लगा लेंगे, इतना अच्छा, और तुम्हारा बाग जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। फिर क्योंकि उस बच्ची को और उन दोनों भाइयों को अपने बाग से बहुत ही प्यार था, अलग अलग तरीके से फूल लगाते थे, हर तरीके से डेकोरेशन करते थे। और उस बच्ची ने, उस लड़की ने भी यही काम किया कि अब तो मेरे को फूलों का जो मेरा बाग है उसकी हरियाली और बढ़ जाए। और वह शाम के समय में जब उसके भाई लौट करके आते तो वह मुंह फुला करके बैठ गई रहती है। भाइयों ने पूछा अरे बहन क्या हुआ है। तो बहन ने कहा कि नहीं, हमें आप लोगों से बात नहीं करनी है। भाई सब अपने बहन को मनाते, अरे तुम्हें क्या चाहिए बोलो तो। और जैसे बोलते तुरंत कहती हाँ मुझे जो चाहिए आप ला करके देंगे। भाइयों ने कहा अवश्य हम ला करके देंगे। उसने कहा कि दूर जो एक काली पहाड़ी और उस काली पहाड़ी के ऊंचले हिस्से पर जो एक सोने की चिड़िया है, अगर आप उस चिड़िया को ला करके हमें देंगे तब जाकर के मैं खुश रहूंगी, वचन लीजिए, वादा करिए। फिर उन भाइयों ने कहा बहन घबराने की बात नहीं है, अगली सुबह हम जो है उसके लिए निकल पड़ेंगे। फिर जो है अगला सुबह होता है, जो बड़ा भाई रहता है और बड़ा भाई जो अपनी बहन से विदा लेकर के खाने पीने का सामान व्यवस्था कर करके वह निकल पड़ता है। लेकिन उसके पास में एक ऐसी तलवार थी, कहता है कि देखो बहन ये तलवार तुम रख लो, जब ये तलवार जो है समझना पीला पड़ रही है तो मैं संकट में हूँ, और जब इस पर खून के धब्बे आ जाएंगे तब समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूं। और बस वह तलवार की निशानी दे करके वह जो है रवाना हो जाता है अपने मंजिल की तरफ। वह दूर 20 दिनों तक लगातार रास्ता चलते 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 जो है एक कुटिया पड़ती है और उस कुटिया पर आराम करने के लिए सोचता है। लेकिन जब उस कुटिया के अंदर जाता है तो एक साधु बाबा बैठे हुए थे, जिनके बाल काफी लंबे लंबे, दाढ़ी भी खूब बड़ी बड़ी। तो उन साधु बाबा के पास में जाकर के वह कहता है कि बाबा जी अगर आपका इजाज़त हो तो हम जो कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। उसने कहा हाँ बेटा, अगर तुम चाहते हो तो विश्राम कर सकते हो। फिर जो बाल इतने बड़े हो गए थे तो उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। इसके पास कुछ जो हथियार थे वह तुरंत अपना बैग में से जो है कैंची निकालता है और कैंची निकाल करके उस बाबा जी के ऊपर वाले बालों को काट देता है। बाबा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर आए और मेरी इतनी खातिरदारी की है, इतना मेरा मान जान की है, इतना तुमने मेरा ख्याल रखा। बोलो बेटा तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, किस प्रयोजन के लिए आए हो। उसने कहा बाबा जी मेरे को काली पहाड़ी के ऊपर जो जाना है और वहाँ पर जो एक चिड़िया है उस चिड़िया को लाना है। उसने कहा हाँ बेटा ये बात सही है, लेकिन वहाँ पर जो जाना बहुत मुश्किल है। उसने कहा बाबा जी चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ, वैसे मर कर के जाना है, उससे अच्छा मैं क्यों ना उसको वहाँ पर जाऊँ और वहीं पर मैं मर जाऊँगा, लेकिन कोशिश तो जरूर करूँगा। फिर जो है बाबा जी ने कहा तब ठीक है तैयार हो जाओ। उन्होंने एक गेंद दिया और कहा कि देखो एक गेंद मैं छोड़ देता हूँ और ये गेंद बहुत ही चमत्कारी है, जहाँ जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे तुम जाना और जिस जगह पर रुक जाएगा उसी जगह से जो तुम जो पहाड़ पर चढ़ाई कर देना और बस उसी के ठीक सामने तुमको वह चिड़िया नजर आ जाएगी। लेकिन आज जब पहाड़ पर तुम चढ़ाई करना तो पीछे घूम करके मत देखना, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार की बहुत ही भयानक भयानक जो आवाज़ें आएंगी।
अगर तुम उन आवाज़ों को सहते हुए अगर आगे तुम निकल जाओगे तो ठीक है, वरना जैसे ही पीछे घूमोगे तुरंत तुम पत्थर के हो जाओगे। फिर जो है वह बाबा जी गेंद छोड़ देते हैं और उस गेंद के पीछे पीछे जाता है और पहाड़ी के किनारे जाकर के गेंद रुकती है और वो उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। अभी तो कुछ दूर ही गया रहता, तब तक बहुत ही अचानक भयानक दर्द वाली, बहुत ही खूंखार डरावनी जो आवाज़ आने शुरू कर देते हैं। और इतना आवाज़ जो डरावनी शुरू हो जाते हैं तब तक जो अचानक वह पीछे घूम करके देख लेता है और जैसे देखता है, देखते ही देखते तुरंत वह पत्थर का बन जाता है। और काफ़ी दिन के बाद इधर जो है वह भाई कहते, करे बहन लाओ तलवार तो दिखाओ, अरे मेरा भाई ठीक ठाक है कि नहीं, आखिर क्या हो गया उसको। और जब वह बहन हर दिन तो देखती थी, लेकिन जब अगली सुबह ला करके उस तलवार को देखती तो वह तलवार जो है पत्थर का बन गया था। बड़े ही हैरान होते कि आखिर ये तलवार पत्थर का कैसे हो गया, क्या चीज़ हो गया, मेरे भाई का कहीं ना कहीं संकट में है, जल्दी से मेरे को चलना चाहिए। अब वह दूसरा भाई अपने बहन को कहता है कि देखो बहन, अब तुम घर पर रहो और मेरे को अपने भाई के जो है रक्षा करने के लिए जाना ही पड़ेगा। उसने कहा भैया आखिर तुम्हारे बारे में कैसे मेरे को पता चलेगा कि तुम कैसे किस स्थिति में हो। बस वह भाई अपने गले में जो मोतियों की माला रखा था, कहता कि बहन अगर ये मोतियों की माला अगर आपस में जुट जाती हैं तो समझ लेना कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। फिर जो यही हुआ। अब वह जो गए और ठीक उसी साधु बाबा के पास में खातिरदारी किया, सेवा पाने किया और वह रास्ता पूछा। साधु बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारे ही शक्ल का एक इंसान जो कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था। उस लड़के ने कहा बाबा जी वह मेरा भाई थे और पता नहीं क्यों अभी तक वह लौटे नहीं। उस बाबा जी ने कहा मैंने तो बताया था लेकिन शायद वह पत्थर का बन गया है। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा हाँ, लेकिन तुम भी अगर जाना चाहते तो जाओ। इतना सब संकटों को जानने के बाद भी वह कहता है कि बाबा जी मेरी बहन से प्यारा कोई चीज़ है नहीं और मैं अपने बहन के लिए अपनी जान भी मैं दांव पे लगा दूंगा। बाबा जी उस बाल को आप छोड़िए। और उस बाल को छोड़ते हैं और उसके पीछे पीछे वह जाता है और फिर वह पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दूर बस गया रहता तब तक फिर से वही भयानक डरावनी आवाज़ें आना शुरू कर देते। इतना भयानक, इतना डरावनी आवाज़ें आती है और यह भी बंदा घूम करके पीछे देख ही लेता है। फिर यह भी पत्थर का हो जाता है और जैसे ही पत्थर का होता है तुरंत उसकी बहन के पास में जो मोतियों की माला थी उसे महसूस हो जाता है कि मेरे भाई भी संकट में पड़ गया है। आखिर क्या हो गया ये सब, आखिर कैसे, कितना विशाल जो संकट है। फिर जो है उस बहन ने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हमें अपने भाइयों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। अब वह एक लड़के वाली लिबास पहन करके घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ती है और जब वह निकल पड़ती है ठीक वह भी काफ़ी लंबा सफ़र चलने के बाद जो वह उस बाबा के कुटिया पर पहुंचती है और बाबा के कुटिया पर पहुंच करके उनका जो सेवा पानी करती। बाबा जी ने कहा देखो बेटी मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम भले ही मर्द वाले कपड़े में हो लेकिन मुझे पता है कि तुम एक बेटी हो। लेकिन बेटी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। उसने कहा बाबा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे दो भाई यहाँ पर आए और दोनों भाई अभी तक वापस नहीं लौटे, आखिर इन लोगों के साथ क्या हो जा रहा है। बाबा जी ने कहा वे दोनों के दोनों लोग लग रहा है पत्थर बन गए हैं, इसलिए बेटी अभी भी तुम्हें मौका है और तुम जो है यहाँ से वापस चले जाओ, तुम उनको मुक्त कराने की कोशिश मत करो। उस बेटी ने कहा करे बाबा जी जब मेरे भाई ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे, मेरा यहाँ पर धरती पर कौन है, मुझे अपने भाइयों से मुक्ति कराना ही पड़ेगा। फिर वह बाबा जी बाल छोड़ते हैं और जब बाल छोड़ते तो वह लड़की अपने दोनों के दोनों कानों में रुई लगा लेती, इतना जोर से लगा लेती है ताकि बाहर का आवाज़ 1% भी सुनाई ना दे। बाबा जी देख करके बड़े हैरान होते कि हाँ शायद तुम जो है अपने मंजिल तक जा सकती हो। फिर जो है वह जो है लड़की जाती है और उस पहाड़ी पर जो चढ़ना शुरू कर देती है। चढ़ते 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 जो है आखिरी ऊंचाई पर चढ़ जाती है लेकिन उन्हें भाई नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उस चढ़ती तो उसे सोने की चिड़िया भी दिखाई देती है और उस सोने की चिड़िया के पास में जाती है और जैसे उस सोने की चिड़िया के पास में जाती है तो वह कहती है कि अरे मेरे दो भाई आए थे और ये भाई कहाँ है। वह सोने की चिड़िया बहुत ही जादुई चिड़िया थी, सब कुछ सत्य बताने वाली थी। वह कहती कि देखो यहाँ पर जितने सारे चीज़ें हुई है वहाँ पर एक पेड़ है और उस पेड़ की अगर डाल को तोड़ देती हो तो सारे के सारे चीज़ें बदल जाएंगे, तुम्हारे दोनों के दोनों भाई भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर जो है उस पेड़ की डाल को तोड़ देती है और जैसे ही तोड़ती तुरंत सारा का सारा दृश्य जो रंगीनमय हो जाता है।
बिल्कुल हरियाली से छा गई रहती है। और फिर उसके भाई भी सही स्थिति में आकर के वह दौड़े दौड़े पहाड़ी पर पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर जब अपनी बहन को देखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं। और वह जो सोने की चिड़िया रहती है वह सोने की चिड़िया नहीं बल्कि एक हकीकत चिड़िया में बदल जाती है और उसके साथ में रहना शुरू कर देती है। अब तो वह चिड़िया को ले करके अपने उस बाग में आती है और वह बाग में उस चिड़िया को रख दी रहती है। वह चिड़िया बाग में रहती, बहुत ही सुनहरी चिड़िया थी, पालतू चिड़िया थी, हर तरीके से ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन इधर जो है राजा साहब एक बार उसी बाग से गुजरते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। लेकिन जब जो है उन दोनों लड़कों को देखते हैं तो उनका ध्यान पता नहीं क्यों अचानक उनकी तरफ खींचता हुआ जाता है। और जब अचानक खींचता हुआ जाता है तो सोचते हैं कि काश मैं इन लड़कों से अगर बात करने को मौका मिलता तो बड़ी अच्छी बात होती। तो राजा साहब ने प्लान बना लिया कि इन दोनों लड़कों से बात करने की। और एक दिन उस बगीचे में आकर राजा साहब ने ऑटोमेटिक उनका जो है ध्यान खींचता हुआ चला जा रहा था और उन लड़कों से बातचीत की। और देखने से ही पता चल रहा था कि ये दोनों ऐसे लग रहा है कि किसी राजकुमार से कम नहीं है, लंबे हट्टे कट्टे शरीर। उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग हमें बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना तुम सब चलो हमारे साथ, जो जंगल में हम शिकार खेलेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी तुम्हें सिखाएंगे। उन दोनों लड़कों की बातें अच्छी लग जाती है और उस राजा साहब के साथ जो शिकार खेलने अक्सर जाया करने लगे। कई सारी अच्छी बातें भी होने लगी। तो राजा साहब ने कहा देखो बेटा, हम लोगों का बहुत अक्सर जो मिलन जुलन हुआ और एक दिन क्यों ना तुम हमारे घर पर जो भोजन करने आओ। तो उसने कहा भोजन करने की बात अगर आप मुझे दावत दे रहे हैं तो मुझे आपका दावत मंजूर है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने बहन से पूछना पड़ेगा। उसने कहा, राजा साहब ने कहा ठीक है, जब तुम हम लोग अपने बहन से पूछ लेना तो दावत पे चल आना। अब दोनों के दोनों भाई घर पर आते हैं और खा के सो जाते हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वे सब अपनी बहन से पूछना ही भूल जाते हैं। राजा साहब बार बार पूछते, अरे क्या तुमने अपने बहन से पूछा, क्या तुमने अपने बहन से पूछा? उसने कहा नहीं, बार बार भूल जाते हैं। तो राजा साहब उसने दिन जो है दोनों लोगों को एक एक गेंद दिया, कहा इसको कमरे में बांध लो और जब सोते वक्त जो है जब सोने जाओगे तो तुमको तुरंत चुभेगी और जैसे चुभेगी तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्यों चुभेगी, गेंद की बात याद आ करके। और ठीक यही हुआ, जैसे वे सब सोने गए तुरंत वह गेंद चुभ जाती है, तुरंत दोनों भाइयों की याद आ जाती है और जो है वह अपनी बहन से कहते हैं कि देखो राजा साहब मुझे जो है दावत पे बुला रहे, क्या हम लोगों को जाना चाहिए? तो उसकी बहन ने कहा कि इसके लिए तो मुझे अपनी चिड़िया से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो चिड़िया जो बात करती है सत्य करती है। सुबह होते ही वो लड़की जो है बाग में जाती है और चिड़िया से पूछती कि क्या राजा साहब दावत दे रहे हैं, उन दावत में मेरे भाइयों को जाना चाहिए? उस चिड़िया ने कहा अवश्य ही जाना चाहिए, जब राजा साहब इतने प्यार से बुला रहे हैं तो क्यों ना जाना चाहिए। फिर दोनों भाइयों को अनुमति मिल जाती है और उस दिन वह राजा साहब के घर दावत पे जाते हैं। राजा साहब ने बहुत अच्छे से खातिरदारी की, बहुत ही मान सम्मान किया और उन दोनों लोगों को बिल्कुल अपने बेटे जैसे मानने लगे थे। राजा साहब के साथ इन सबों को भी रहना बड़ा ही अच्छा लगता था। फिर उन दोनों भाइयों ने कहा कि राजा साहब कभी हमारे भी घर दावत पे आइए, कि मैं अपने बहन से जो है पूछ लेते हैं, तब जाके हम आपको भी दावत पे बुलाते हैं। फिर जो है वे दोनों के दोनों भाई अपने घर पर आते हैं और बहन से पूछते हैं कि अरे राजा साहब कह रहे थे कि हमारे घर पर दावत करने के लिए, अरे बताओ क्या उन्हें आना चाहिए? फिर वह लड़की जो जाती है उस चिड़िया के पास में और पूछती है कि क्या राजा साहब को अपने घर पर दावत में बुलाना चाहिए? उसने कहा हाँ हाँ क्यों ना, अवश्य बुलाना चाहिए, लेकिन जब राजा साहब आएंगे तो तुम मोतियों की खीर बनाना। उसने कहा मोतियों की खीर? अरे मुझे मोती कहाँ से मिलेंगे? फिर इस चिड़िया ने बताया कि फला पेड़ के नीचे कुछ मोतियों का गट्ठर है, तुम जाओ वहाँ से खुदाई करके निकाल लो और फिर जो मोतियों का खीर निकाल लेना, मोतियों का खीर बना करके राजा साहब के सामने पेश कर देना। वो लड़की जाती है और वहाँ से मोतियों निकाल करके लाती है और शाम के समय राजा साहब को दावत पे बुलाई जाती है। और उस समय चिड़िया कहती है कि जब राजा साहब दावत करेंगे तो मुझे भी वहाँ पर जो मौजूद रहना होगा। उसने कहा ठीक है अवश्य। शाम का समय होता, वह चिड़िया भी और वह लड़की भी, दोनों भाई भी मौजूद रहते हैं और राजा साहब को दावत में खाना में जो है लगाया जाता है। सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन भोजन में वह जो लड़की जो है उस राजा साहब को मोतियों की खीर देती है। लेकिन जैसे उस राजा साहब ने
उस खीर को उठाया तो उन्होंने देखा, करे ये तो मोतियां हैं। तो राजा साहब ने कहा, अरे भला आज तक मैंने तो ऐसी खीर नहीं खाई थी, भला कोई मोतियों का खीर भी बनाता है क्या? तो चिड़िया बोलती, हाँ क्यों नहीं, आप मोतियों की खीर नहीं खा सकते? उसने कहा, नहीं, मोतियों का खीर तो कोई इंसान नहीं खा सकता है। अरे भला ये कैसे खाएंगे, ये तो खाने वाली चीज़ थोड़े है। उसने कहा, अच्छा ये खाने वाली चीज़ नहीं है? उसने कहा, नहीं ये खाने वाली चीज़ नहीं है। तो जब ये मोतियों की खीर पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तब जो आपकी जो रानी थी, उस रानी ने जो काम किया उस पर आपको भरोसा कैसे हो गया? उस रानी के यहाँ जो कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, चूहिया जो कैसे पैदा हो सकते? क्या कभी आपने सोचा नहीं कि इंसान का बच्चा इंसान ही जन्म लेता है, लेकिन इंसान के बच्चे से कैसे कोई जानवर का जन्म हो सकता है? इसके बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा, विचार नहीं किया, और जैसा लोगों ने कहा, जैसा उन दोनों ने कहा, वैसा ही आपने किया। और भला आज आपने देखिए उसके साथ में क्या काम किया। उसने कहा, इसके बारे में तुम्हें भी पता है, तुम सच सच बताओ, आखिर राज की बात क्या है, हमारे साथ में क्या धोखा हुआ? उस चिड़िया ने कहा, अरे महाराज आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो 3 सहेलियां थी, तीनों सहेलियों से आपने छोटी वाली से शादी कर ली, लेकिन जो बाकी 2 सहेलियां थी उसको बड़ा ही ईर्ष्या होने लगा। फिर जो उन दोनों सहेलियों ने 3 के 3 बच्चों को, जिसमें 2 लड़के थे और 1 लड़की, नदी में बहा देती थी, और फिर उसके जगह कुत्ते बिल्ली का बच्चा बैठा देती थी और कह देती थी कि रानी ने ये दिया वो दिया। और इस समय तो आपको भरोसा नहीं हो रहा, उस समय भरोसा हो गया। अरे वो जो तीनों बच्चे थे उसको एक माली ने पाया था, और माली पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन जब वे बड़े हो गए तो कुछ देर बाद जो माली और माली की पत्नी इस दुनिया से चले गए, और वे तीनों के तीनों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए। उनके पास खूबसूरत एक बगीचा भी था, और जिस आप तीनों बच्चे की मैं बातें कर रहा हूँ, तीनों लोग कोई दूसरा नहीं है, ये जो आपके सामने है ना, यही दोनों, ये दोनों बच्चे आप ही के बेटे हैं, और ये जो बेटी है आपकी बेटी, आपकी खून है। इसीलिए आपका दिल जो अक्सर इनकी तरफ खींचता हुआ चला आ रहा था, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं था आपने कितनी बड़ी गलती की है। फिर जो राजा साहब दौड़े दौड़े भगे 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 जो उस रानी के पास में जाते हैं जिनको जेल खाने में डलवा दिया था, और जेल खाने का दरवाजा खोल करके राजा साहब जाते, उस फटियार स्थिति में जो रानी पड़ी रहती है उनके पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि रानी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा जो पापी हूँ, मैं तुम्हारे साथ में बहुत गलत काम किया हूँ। और रानी तुरंत जो राजा साहब को उठाती, कहती कि महाराज अरे क्या हुआ है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जो तुम्हारी दोनों सहेलियां थी ना, तुम्हारे साथ में ऐसा काम कर दिया, और मैं जो है समझ नहीं सका। और देखो आज तुम्हारे सामने के तीनों बेटे हैं, और जिसमें से एक बेटी भी है। ये तुम्हारे 2 बेटे और 1 बेटी है, दोनों को, दोनों सहेलियां को अब जो सजा मिल करके रह गए। फिर राजा साहब ने राज दरबार में एक भयानक जो है दरबार लगाती है, और दरबार लगाने के बाद उन दोनों के दोनों सहेलियों को जो है फांसी की सजा जो है सुना दी जाती है। और इस तरीके से राजा साहब अपने उन दोनों बच्चों और 1 बच्ची के साथ में फिर से राजमहल में राज करना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से राजा साहब का वंश भी चलने लगता है और रानी को सुख भी मिलना शुरू हो जाता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।